29 नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए। उसके बाद कई नगर सेवक पार्षद जीत कर आए हैं। एक जीत दर्ज की है एमआईएम के नगर सेवकों ने, पार्षदों ने। तकरीबन 125 से भी ज्यादा नगर सेवक इन 29 नगर निगमों में चुनकर आए हैं। लेकिन एक जीत उनकी भी है जो ठाणे नगर निगम, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ समझा जाता है, उसमें भी चुनकर आए हैं। उनका नाम है सहार यूनुस शेख। कड़ी मेहनत के बाद जो जीत सहार ने दर्ज की है, उसके बाद उनके पहले जो उन्होंने स्पीचेस की हैं, जो भाषण दिए हैं जनता के बीच जाकर, वो भी लोगों के सामने है। और उसके बाद हालिया जीतने के बाद भी उनका एक बयान सामने आया, जिसके बाद कई उसके बाद काउंटर अटैक भी सामने आए हैं। हमारे साथ सहार यूनुस शेख हैं, उनके पिताजी भी हैं यूनुस शेख। सबसे पहले सहार से ही बात करते हैं। सहार, जो जीत मिली है ठाणे नगर निगम में, इस जीत का पूरा भरोसा था कि जीत मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, भरोसा अल्लाह पर था, अपने काम पर था, जो हम इतने सालों से करते आए। मेरे पिताजी पिछले 20-30 साल से जो कर रहे हैं और मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ। जब ग्राउंड लेवल पे उतर के आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों के घरों तक जाकर आप काम करते हैं, तो किधर न किधर आपको दिल में भरोसा हो ही जाता है। बिल्कुल, तो भरोसा तो था अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझ रही थी, और अब जबकि आपने जीत दर्ज कर दी है, तो क्या कुछ सोच रखा है इस आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए? लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या समझने की समझ जो मुझे मिली है, वो मेरे पिताजी से मिली है। बचपन से मैंने उनको देखा है राजनीति में। 1999 में जब एनसीपी एक ही थी, जो एनसीपी उस वक्त पे राष्ट्रवादी कांग्रेस, यस, उस वक्त पे जो पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट थे वो मेरे वालिद साहब थे, यूनुस शेख। तब से मैंने उनकी लड़ाई देखी है। वो हमेशा उन्होंने मुमरा में कैटलिस्ट का काम किया है, चाहे वो पार्टी ने हमको कोई भी नेता दिया हो। तो मेरे अंदर जो एक ड्राइव और मोटिवेशन जो है, वो मुझे मेरे घर से मिला है, जिसके जरिए मैंने अपना रास्ता चुना। राजनीति के अंदर डिसीजन थोपा नहीं गया था, पूछा गया था, और मैं ख्वाहिश रखती थी खिदमत खल्क की, सोशल वर्क करने की। अगर बाप में पैशन हो तो फिर बाप बेटी को ऑफ कोर्स वो चीज़ पास ऑन हो ही जाती है बच्चों के ऊपर। तो वैसा हम पे भी पास ऑन हुई वो चीज़। हम में भी एक शौक और जज्बा था मेरे वालिद साहब को देखकर कि वो लोगों का सोशल वर्क करते हैं बिना कोई फायदे के, अपने खुद के जेब के पैसे लगाकर, जो बहुत बड़ी बात होती है। आजकल लोग पैसे खाने के काम करते हैं, बट हम हमेशा से लोगों के घर में पैसे भरने के काम करते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक सोच मेरी बचपन से रही है, जिसके वजह से राजनीति का डिसीजन लिया गया। जीत के बाद आपकी जीत के जो स्पीचेस, उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले जीत के बाद आपका जो एक भाषण आपने दिया, एक सभा जो आप लोगों की हुई, उसमें कैसे हराया, वो कहाँ से आया? वो दिल से आया था, क्योंकि ऑपोजिशन समझ रही थी कि हम कमज़ोर हैं, और जब आप इलेक्शन लड़ने का फैसला लेते हो तो इन्होंने हमको हर चारों खानों से कमज़ोर समझा। जब इलेक्शन लड़ते हो तो कैंडिडेट सिर्फ अगर पॉपुलैरिटी का, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पॉपुलर इंडिविजुअल, योर पॉपुलैरिटी वोंट लेट यू विन इलेक्शंस। यू नीड टू हैव दैट ग्राउंड लेवल होल्ड, यस, एंड कनेक्ट विद द पीपल। तो इलेक्शन जीतने के लिए आपको फाइनेंसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों के साथ रिश्ते, ग्राउंड लेवल पे आपका काम, ये सभी खंबे साथ में खड़े होते तो तुम्हारी इलेक्शन की बुनियाद स्ट्रांग होती है, एंड प्लस अ स्ट्रांग कैंपेन। तो ये प्लानिंग जो हमने बिठाई थी हमारी टीम के साथ मिलकर के, ये हमारी बहुत स्ट्रांग प्लानिंग थी, जिसके तहत हमको ये नतीजा जो मिला है जीत का अल्हम्दुलिल्लाह, वो उस वजह से हासिल हुआ है। और इनको लगा था कि हम ये सब चीज़ों से कमज़ोर है, फाइनेंसेस से भी, लोगों के सपोर्ट से भी, हमारे काम से भी। तो ये उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको जवाब दिया है, हमारे लिए ताकत बना के अल्लाह ने आवाम को ही खड़ा किया था इस वक्त में। आपने कहा कैसा हराया, तो ये किनको टॉन था, ये किसको मैसेज? ऑपोजिशन को। जो ऑपोजिशन ने हमको टिकट नहीं दी, हमको एनसीपी एसपी के सभी लीडरों को, एनसीपी एसपी के जितेंद्र आवाड को, जिनको लगा कि ये बच्ची में काबिलियत नहीं है, ये नहीं कर पाएगी, या मेरे पिताजी से जिनको तकलीफ थी, दुश्मनी थी, शमीम खान, शानू पठान, ऐसे टाइप के लोगों ने जो किसी को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करते,
वो कभी सफल नहीं होते। आपको हमेशा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और साथ में पीछे अगर कोई है तो उसका भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया है, तो उनको शायद सही चीज़ नहीं सिखाई गई, इसीलिए वो हमको गिराने में लगे हुए थे। इसीलिए आज जीत के भी उनके चेहरों पे खुशी नहीं नज़र आ रही है। तो जीत जो होती है वो हक की होती है, हक पे होती है, तो ऐसी नज़र आती है। आप हक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सभा हुई जीत के बाद, उसमें आप कहते हैं कि पूरा हरा कर देंगी, आप सब ग्रीन कर देंगी। ये हरा कौन सा हरा है? ये किस चीज का हरा है? ये भी जैसे वो कैसा हरा आया, वो दिल से आया था ना, वैसे ये भी दिल से ही आया था, क्योंकि MIM पार्टी का झंडा हरा है। भाइयों बहनों, आप ये कम्युनल पॉलिटिक्स के फसाड में मत गुमराह होना। इन लोगों का तरीका है पॉलिटिकल राजनीति, धार्मिक राजनीति को हमेशा बढ़ावा देना, जो कि हमारे देश में पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, जब से हमारी सरकारें बदली है, ये सबको पता है। लेकिन जितने भी मेरे भाई बहन हैं सोशल मीडिया पे जो मुझे फॉलो करते हैं, कई सारे नॉन मुस्लिम की तादाद है मेरे फॉलोअर्स में, 3.5 लाख फॉलोअर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के फॉलोअर्स हैं। वो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने मेरी जर्नी 0 to 100 देखी है। तो उन लोगों का भी ये कहना है कि आप ऐसे हो नहीं, बट आपके बारे में बातें ऐसी की जा रही है। तो जो देखो, देश आज़ाद है, देश हमारा आज़ाद है, सबको बोलने का हक है, सबको अपनी सोच सामने का रखने का हक है। वो उनकी सोच है, उनको लग रहा है हरा रंग दूंगी का मतलब मेरा ये था कि आज हमारे पास 5 चाहिए, कल मुझे पूरी की पूरी 25 चाहिए इंशाल्लाह। तो हरा रंगने का मतलब वो था। अब अगर मेरा पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहूंगी इंशाल्लाह, बट क्योंकि मेरी पार्टी का झंडा भगवा नहीं है और हिरवा है, तो वो हिरवे कलर को हम ऑफकोर्स मुमरा में फैलाना चाहेंगे। वो एक सैटायर है, उसको वो पन के जैसे लिया गया। आपने वो स्टेटमेंट को कुछ और ही मतलब दे दिया। वो प्योरली पार्टी पॉलिटिक्स का स्टेटमेंट था, कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मेरे मुंह से कभी कम्युनल स्टेटमेंट नहीं निकल सकता। लेकिन फिर यही सवाल जब कांग्रेस के कुछ लीडर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो न हरा मानते हैं, न वो भगवा मानते हैं, वो तिरंगा मानते हैं। तो फिर आप तिरंगा मानते हैं? ऑफकोर्स तिरंगा मानते हैं, क्योंकि देखिए जैसा हरा और भगवा हमारा संविधान ये नहीं बोलता। संविधान ने क्या कोई कलर में डिस्क्रिमिनेशन किया है, डिवाइड किया है कि वो ये वाले कम्युनिटी का कलर ऐसा है, ए कम्युनिटी का कलर ऐसा है, बी कम्युनिटी का कलर ये है, सी कम्युनिटी का कलर ये है? नहीं, सभी को एक समान समझा गया है, सभी को एक समान राइट्स दिए गए हैं। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? ये बेवकूफ़ी है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, असंवैधानिक चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं। हमारा संविधान सबको एक समान समझने बोलता है, तो हम कलर, अभी जानवर भी बांटने लगेंगे, बकरा तुम्हारा मुर्गी हमारी, ऐसा तो नहीं चल सकता। तो ये जो स्टेटमेंट्स पास होते हैं लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए किए जाते हैं। इसको बोलते हैं गंदी और पॉलिटिकल धार्मिक राजनीति, जिसका वक्त अब खत्म हो चुका है। इंडिया में नौजवानों का वक्त आया है, पढ़े लिखे लोगों का वक्त है। कई सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमान जहाँ मिलकर रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो अगर भगवे और हिरवे में फर्क होता तो इंडिया के झंडे में भगवा और हिरवा साथ में क्यों होता? क्यों होता? सवाल ये भी है कि खासकर जब आप ये स्टेटमेंट करते हैं तो कई लोग जो इसको कम्युनल की तरह ले लेते हैं कि हाँ, अब तो सब यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे, यहाँ पे तो अब सिर्फ हरा रंग ही दिखेगा, बाकी के कम्युनिटी के लोग शायद नहीं रहे या उनका से नहीं रहेगा। जब ये तरह की चीजें अगर लोगों में पनपती हैं तो उसको भी दूर करने की जरूरत है। ऑफकोर्स दूर करने की जरूरत है, वो हमारा काम है। जैसे मैंने बोला, देश आज़ाद है, सबको बात करने का हक दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसमें हम भी तो आते हैं। हम जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर सामने वाले को उसमें कुछ गलत लग रहा है, सामने वाला हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के गलत बता रहा है, तो हमारे पास भी तो अल्लाह ने ज़बान में ताकत दी है कि हम अपने स्टेटमेंट्स का सही मतलब उन तक पहुंचाएं और उनको बताएं। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर लीडर्स के थ्रू चल रही है। अगर आप हैदराबाद में देखें तो हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितना भी डेवलपमेंट का काम किया है वहाँ पर, चाहे वो यतीम खाने हो जाए, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो जाए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए डिग्री कॉलेजेस हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट के हॉस्पिटल्स हो जाए, हाँ, लोगों के लिए हेल्थ केयर फ्री अवेलेबल कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर उधर का बनाना,
ये काम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए थोड़ी किए गए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ये काम ऑल ओवर, जितने भी लोग हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? नहीं। तेलंगाना में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? नहीं। सब जात धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो काम तो सबके लिए किया जा रहा है। तो फिर एक नैरेटिव सेट करते हैं, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं कि क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ऐसा है, इसके लिए वो बताया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के हक में काम किया जा रहा है। हम भी है, हम मुमरा में रहते हैं, मुमरा में हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। संजय नगर करके हमारे इधर एक इलाका है, मेजॉरिटी हिंदू हमारे वहाँ रहते हैं। हिंदू भाई बहन बच्चे सब है जो हमसे जुड़े हुए भी है। हमने उनके आरटी के एडमिशन्स भी करा के दिए, जबकि वो मेरे पैनल और वार्ड में नहीं आता है। बट हमने बिना नगर सेवक रहते हुए ऐसे सब काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में मुमरा में किए, ये सोच के कि सब यहाँ मिलकर रहते, सबका हक है। हर काम पे जो भी हम कर रहे हैं उसका फायदा घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो हम जब घर घर तक पहुंचाते तो ये नहीं देखते ये हिंदू का घर है या ये मुसलमान का घर है, घर घर है और इंसान इंसान है। तो एमआईएम पार्टी ऐसी पार्टी है जो इंसानियत के लिए काम करती है और किसी धर्म और जाति के लिए काम नहीं करती। एक नैरेटिव और भी है मुमरा के बारे में, क्योंकि आप जिस तरीके से आप बातें कह रही हैं कि मुमरा के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, आपके सामने एक लार्जर पिक्चर है, यूथ के लिए है, यहाँ के शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। एक ये भी नैरेटिव है बाहर कि मुमरा में जिस तरह की बस्ती है या जिस तरह की लोग हैं, लोग बाहर कहते हैं मिनी पाकिस्तान है। तो ये हटाया जाना चाहिए या इससे जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे हटकर भी सोचने की जरूरत है मुमरा के बारे में, मुमरा के जो सच है उसके बारे में लोगों के सामने लाने की कोशिश आपकी होगी? ऑफ कोर्स देखिए, लोगों का नैरेटिव सेट करने का रिवाज चलता है कई टाइम से। आपने भी कभी दो चार हुए इस वाक्य से, क्योंकि आपने स्कूल कॉलेजेस में गई होंगी, इस तरह की बात पर सुना है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मुमरा इज इंडियाज लार्जेस्ट मुस्लिम गेटो। ठीक है, ये जब हम बोलते हैं तो हम इसको बिलीव भी करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से हमारा रिलेशन किया जाता है कि मिनी पाकिस्तान, तो फिर वो वापस से मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाऊंगी कि उनका तरीका है, उनका दिमाग है, जिसके दिमाग का जितना मयार है वो उसी लिमिटेड सोच के हिसाब से अपनी बात करेगा। अब हमारी सोच ज्यादा बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये नहीं सोचते कि मुमरा मिनी पाकिस्तान है या सिर्फ मुसलमानों की ही जागीर है। यहाँ पे हिंदू भी रहते, क्रिश्चियन भी रहते, पंजाबी भी रहते, सब धर्म के लोग रहते। हम लोहड़ी भी मनाते, हम दिवाली भी मनाते, होली भी मनाते, वो हमारे साथ ईद मनाते, रमजान में इफ्तारी की पार्टी करते, सब साथ में दावतों पे आते जाते खाते, सब एक दूसरे के घर का खाना खाते। तो पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता है बट इंडिया में ऐसा होता है। तो इसीलिए इंडिया इंडिया है, क्योंकि इंडिया में सभी धर्म जात कास्ट जितने भी सब कास्ट है सब मिलकर रहते हैं माशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग हैं अंधभक्त टाइप, जो लोग इसको बढ़ावा दे करके हमारे इंडिया का माहौल कई सालों से खराब करते हुए आए हैं। अब जब इंडिया की डोर इंशाल्लाह नौजवानों के हाथों में आएगी तो एक नया इंडिया देखने को मिलेगा लोगों को, जिसकी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। एक नया इंडिया की सोच रखती हैं। बात उस पार्टी की भी कर लेते हैं जिससे आप जुड़ी रही, जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी रहा, जितेंद्र आव्हाड जो यहाँ के नेता हैं इस इलाके के, और पार्टी में भी उनका रसूख है। उनके बारे में क्या सोच है? अगर एक वाक्य में उनके लिए कुछ कहना हो अभी तो? कुछ नहीं कहना है उनके लिए, उनको मेरी जीत ने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ही कहेंगे ऐसे इंसान को जो खुद ही अपनी जबान से मुकर जाए। जो जबान का नहीं हो सकता वो आवाम का कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो अपना पॉइंट खुद ही प्रूव कर दिया, तो हमको उनके ऊपर स्टेटमेंट देना भी अभी ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो जवाब देना था हमने इलेक्शन कैंपेन्स में और इलेक्शन जीत कर वो जवाब दे दिया है। जो शरद पवार जी का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो फुले शाहू अम्बेडकर, महात्मा फुले और अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर और इनकी विचारधारा को लेके चलती है। आप उसी विचारधारा पे कायम, क्योंकि आपकी लेगेसी वहीं से आ रही है, आप वहीं से आती हैं एमआईएम में? बिल्कुल, मैं किसी पार्टी के विचारधारा पे कायम नहीं हूँ सर, मैं आपको ये बताऊंगी। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं पढ़ी लिखी बच्ची हूँ। मेरी विचारधारा जो है मेरी स्कूल से चलते आ रही है। हमको स्कूल से तालीम दी जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हम रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। उन्होंने संविधान इस तरीके से बनाया है, ना किसी हिंदू को कम बताया, ना किसी मुसलमान को कम बताया, सबको बराबरी का राइट्स दिया है। तो
ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट कोई कैसे नहीं कर सकता है। तो आप अगर पूछे तो मेरी जो विचारधारा है वो किसी पार्टी से लिमिटेड नहीं है, और यूथ को भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि पार्टी से हम डिफाइन नहीं होते, हमसे पार्टी डिफाइन होती है। हमेशा से, जब आप मुमरा की भी बात अभी कर रहे थे, मैंने ये पिछले 6 सालों में जितने भी इंटरव्यूज किए, लोगों से मुलाकातें करी, हमेशा मुझे यही बताया गया कि मुमरा ब्लैक लिस्ट में आता है, मुमरा का नाम इस वजह से खराब है, मुमरा को ऐसा बोला जाता है, दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि 4 लोगों की वजह से पूरे इलाके का नाम खराब होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो 4 लोगों की स्टोरी सामने बताई गई है। अगर वो बाकी के 100 लोगों की स्टोरी बताएंगे तो मुमरा का नैरेटिव वैसा सेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे हाथ में होता है हम ये बताएं कि हमसे हमारा इलाका जाना जाता है। तो जब मुमरा से बाहर भी बच्चे जा रहे हैं ना, तो उनका काम है मेक श्योर करना कि यार मुझे लोग, अगर मैं ऐसा सर्टेन वे बिहेव करूं तो सामने वाला ये सोचेगा कि अरे मुमरा में ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। मुमरा हमको नहीं डिफाइन करता या कोई पार्टी हमको नहीं डिफाइन करती, हम उस पार्टी को डिफाइन करते हैं। तो हमारे बिहेवियर पे मैटर करता है और पूरा का पूरा निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या आपकी पॉलिटिक्स मुमरा से बाहर भी देखने को मिलेगी, खासकर जब कभी ऐसे मसले खड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम के कह लें या किसी और विषय को लेके जब खड़े होते हैं, तो क्या उसके बाहर भी आपके आपकी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी मुंबई, महाराष्ट्र में और इलाकों में? इंशाल्लाह। देखिए, जब मैं एनजीपी एसपी में थी तभी ही मेरी इंस्टाग्राम की फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थी। और जलगांव, मालेगांव, हैदराबाद, औरंगाबाद, इंदौर, तेलंगाना आप ले ले, जितने भी स्टेट्स में बोलूँ कम है, वहाँ से दावतें आती थी लोगों की कि प्लीज़ यहाँ आइए, यहाँ के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, एनसीपी एसपी पार्टी को आप यहाँ मजबूत कीजिए, हम इधर से आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा यूथ का जो लश्कर है वो ऑल ओवर इंडिया से उस टाइम से ही एनसीपी एसपी के वक्त से मेरे साथ जुड़ा हुआ था। अब ऐसा हो गया है कि उस लश्कर को पता चल गया है कि हमारे साथ गलत हो गया। तो सबने जो दिल में बिठाया ना, जब आप लोगों के दिल में घर बना लेते हो ना, तो फिर लड़ाई सिर्फ आपकी अकेले की नहीं होती, फिर आपकी लड़ाई में सब लड़ने आपके लिए अल्लाह खड़े कर देता है। तो ये वही हुआ है। अब वो लोग भी जो है वो ये उम्मीद में है कि शायद सहार यहाँ से आकर भी कैंपेनिंग करेगी, प्रचार करेगी। अगर मेरे अल्लाह ने मेरी नसीब में ये लिखा है तो सहार ज़रूर करेगी इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं यूनुस शेख से भी, जो पिता हैं सहार के, और लगातार पीछे आप इनके बिल्कुल एक खड़े रहे हैं, तालीम दी उस तरह की। पिछले कुछ भाषण हम आपके देख रहे थे चुनाव के दौरान, आप जितेंद्र आव्हाड को सीधे सीधे चुनौती देते हुए जे कहते हैं, ये क्या है ये जे? मैंने वो नामकरण किया है उनका। हाँ, क्योंकि मैं 23 साल पुराना दोस्त हूँ और उन्होंने कहा मंच पे कई बार कहा है कि यूनुस मेरा 23 साल पुराना दोस्त है और यूनुस ने अपनी दोस्ती का हक पूरा अदा किया। बिल्कुल ऐसा बोला है कि यूनुस ने अपनी दोस्ती का हक पूरा अदा किया। तो मैंने बोला एक नामकरण का हक रह गया था, तो मैं बोला वो अदा करता हूँ। तो वो मैंने 15 तारीख को इनको जे का नाम खिताब दिया और सबसे मैंने वादा लिया कि इनको आज के बाद जितेंद्र आव्हाड नहीं जे बोलना है, जिसका फुल फॉर्म है झूठा जितेंद्र। क्यों है? क्योंकि झूठ बोलते हर वक्त, झूठ ही झूठ। अब नजीब भाई का भाषण उठा के देख लो, नजीब भाई बोलेगा झूठा आमदार। आप अशरीन का भाषण उठा के देख लो, माजी नगर सेविका बोलेगी झूठा आमदार। हर कोई झूठा बोलता है और हमारे साथ तो कर दिया ना। क्या किया आप लोग के साथ उन्होंने? हम लोग के साथ में धोखा दिया, हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। 2012 में मैंने टिकट मांगा, 12 में मुझे टिकट नहीं दिया, जबकि 9 में मैंने उसको यहाँ जिता के लाया। मेरी 5 लोगों की हमारी टीम थी। सैयद अली भाई साहब हमारे सबके हेड है, वो मरहूम रऊफ लाला, मुन्ना साहिल, अजीज बाटा और यूनुस शेख। आज कोई भी नहीं है उनके साथ में। 2009 में हम लोगों 13 दिन के अंदर तुमको जिता के लाते। 1 रुपया तुम्हारा हमारे पास हराम 1 रुपया आया होगा तो हमने जेब से पैसा लगा के जिताया। ये लोग लिखते होंगे ना डायरी, तो 2009 के खर्चे में देखना कभी पैसे में नाम है कि मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया था, पूरे क्षेत्र में जिता के लाया। 14 में हमने फिर जिता के लाए। 14 के बाद जो लोग जुड़े जैसे शमीम खान, आज उनका साथ दे रहा है।
पहली जंग में तेरे को कंधे पे बिठा के लाए हुए लोगों को भूल गया। 12 में टिकट मांगा नहीं दिया, 17 में टिकट मांगा नहीं दिया, बोला परिवहन देता हूँ, टिकट नहीं। बोला ठीक है परिवहन दे, परिवहन भी उठा के शमीम को दे दिया, टिकट भी शमीम के आदमी को दे दिया। जब तू सब शमीम को ही दे रहा है तो हमारा क्या लेना देना है। उसके बाद आया बच्ची का टाइम, ये IPS IAS का एग्जाम दी इसने एक अटेम्प्ट किया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, बरोबर UPSC का, उसमें बहुत दिल से लगी हुई थी बच्ची। उसके बाद बात हुई तो ये वार्ड जो है डिस्क्वालीफाई हो गया यहाँ का कॉरपोरेटर, तो बोले बच्ची को लड़ाना है, तुम मत लड़ो बच्ची को लड़ाओ। मैं बोला यार वो IAS का पढ़ाई कर रही है अभी। बोला नहीं उसको लड़ाओ, उसको अपन फ्यूचर करेंगे। अब बच्ची को लाया मैंने, लाने के बाद हमारे समाज में ज़्यादा औरतों को आगे लाया नहीं जाता, जो हमारे जैसे खुले माइंड के लोग होते हैं जो ठीक है तो वो लोग करते हैं। बाकी आप देखो कितने बहुत से लोग हैं औरत को खड़ा करते, औरत घर में होती है पूरा 5 साल खुद ही काम करते हैं, महापालिका भी खुद ही जाते हैं, महासभा में कभी लेके गए साथ में तो लेके जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से पत्थर रख के बच्ची को लाया, लाने के बाद तुम बोलते हो बैनर लगाओ ये लगाओ, सब 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 जो करना था करा दिए। जब टिकट देने का वक्त आया तो वो शानू पठान है एक सामने, उसकी एक बेटी है मर्जिया, उनका ऐसा है कि मेरी ही बेटी फेमस हो मुमरा से, और ये पूरा इनका 3 जन का सर्कल है, जे वो शानू, और उनका भी नाम लोगों ने नामकरण कर दिया। ये सारी चीजें चलिए लोकल की कुछ चीजें हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में जो जितेंद्र आव्हाड जो हैं, जो आप लोग कहते हैं कि आपके बलबूते पे चुनकर आएंगे, क्योंकि हमेशा से वो जो बात करते हैं सेक्युलर मुसलमानों की हिमाकत वो करते रहे, उनकी हिमायत में हमेशा खड़े रहे हैं वो, क्या अब मुमरा के लिए उनकी पॉलिटिक्स बदल जाएगी? अब उनके लिए लोग उनके साथ उस तरह से खड़े नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं खड़े रहेंगे ना। उन्होंने मुमरा की बच्ची के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। आज हम उनके साथ जुड़े थे, उनकी पार्टी से हमको टिकट कंफर्म होने के बाद उन्होंने जब टिकट के मौके पे एक बच्ची के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर दिया। जब खिलवाड़ किया तो ये लोगों में गुस्सा फैला ना। आज यहाँ के आवाम ने जो वन साइड होके साहर का साथ दिया, इस इलेक्शन को यहाँ बोला जाता है साहर की लहर। ये जो पैनल आया ना, ये साहर की लहर बोला जाता है। क्यों साहर की लहर चली? कि ये पूरे लोगों ने देखा मेरी बेटी को 7 साल काम करते हुए लोगों के बीच में, और कैपेबल कैंडिडेट, उसको छोड़ के आप अपनी पर्सनली जो भी दुश्मनी है, जैसा आप बोले अभी यहाँ वो तो ठीक है, उसको छोड़ के आप दूसरों को टिकट देते हो। लोगों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। इसके अलावा खासकर क्योंकि हम जब बात करते हैं शरद चंद्र पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस की, उनकी विचारधारा को आप जानते हैं, उनके अब तक के पूरे राजनीतिक जो दल है उसकी यात्रा को जानते हैं, तो लगता है कि उनका जो संगठन यहाँ पे, क्योंकि 2017 के भी चुनाव के नतीजों की बात करें तो बहुत अच्छे पैमाने पर घड़ी यहाँ पर चूक गए, तकरीबन 34 उनके नगर सेवक रहे, तो एक उनका बेस है यहाँ पे, तो वो बेस है या उस बेस में अभी कहीं ना कहीं सुरंग लग चुका है? सुरंग, उस बेस में अभी सुरंग लग चुका है। पहले ये 2 हो गए, तुतारी बन गई, घड़ी भी है तुतारी भी गई, उसके तो 2 पार्ट और ही हो गए, और इनके जो हरकतें हैं उसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। आज इन्होंने टिकट देने के लिए जिस तरीके से लोगों को सताया, तो आधे लोग तो घड़ी में वापस चले गए, आधे हमारे जो थे, हमारे क्या अभी तो हम उसमें नहीं है, वो चले गए घड़ी में। इनसे इंतजार किए वहाँ जाके टिकट लिया, पूरा का पूरा पैनल निकल के आया, पूरी पार्टी को इन्होंने सुला दिया, खुद ही सुलाया इन्होंने। यही है वो, मतलब अभी ये समझ लो कि आने वाले दिनों में मैं अपने जजमेंट के से बताता हूँ कि लोगों ने एक मूड बनाया हुआ है, जो आप दिखा था ना, ये तो एक बोलते ना शुरुआत थी, एक मूड बनाया बदलाव की। लोगों को बदलाव चाहिए और लोग बदलाव लाएंगे। 29 में बदलाव दिखेगा जब विधायक का चुनाव दिखेगा, जरूर दिखेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए मैं, मेरी बेटी और ये हम जो 5 और यहाँ जितने MIM के कार्यकर्ता है, एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके हम कार्यकर्ता बनाओ अभियान, और जितनी स्कीमें, खाली ये 30 नंबर तक सीमित नहीं रखेंगे, ये 3 साल में खून का पसीना करेंगे और एक नया मजबूत विपक्ष तैयार करेंगे यहाँ पर। तो मुमरा में एक नया विधायक देख सकते हैं इमाम? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। मुमरा में आप देखो, जीत के भले सामने का 32 पैनल जीत के आए, बट 32 के लोग
30 में यहाँ आकर के मेरे ऑफिस पे रोज भीड़ लगी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ मैं इस चीज के लिए, क्योंकि वहां से यहाँ आकर के बोल रहे कि हमने उधर नोटा को वोट दिया था क्योंकि हमको पतंग का समझ नहीं आया, 2 ही कैंडिडेट थे आपके, तो 2 वोट हमने आपके पतंग को दिए और 2 नोटा को दिए। तो अगर आप उनके मार्जिन भी निकालो तो जो दूसरी पार्टी थे, तुतारी वाले, घड़ी वाले और पतंग वाले, जो हमारे उधर से सफल नहीं हो पाए, वो लोगों के मार्जिन में बहुत कम फर्क है। अगर आपके भाषणों में एक भी चीज और देखी हमने कि बार बार आप ये कह रही थी कि अगर आपको पतंग नजर नहीं आ रही है कहीं पे तो आप नोटा का बटन दबाइए। क्यों दूसरे कैंडिडेट वोट ना करे दूसरे को, ये क्यों? नहीं, कैंडिडेट्स वोट ना करे, मेरा ये विषय वो नहीं था। विषय ये था उसका कि नोटा का पावर लोगों को समझना चाहिए। जब हम अगर किसी लीडर को कुर्सी से उतारना चाहते हैं ना, जो लीडर हमारे हक में काम नहीं किया है और सिर्फ बातें किया है, तो उस लीडर को उतारने में और उसकी जगह पे कोई अच्छे लीडर को बिठाने में नोटा का पावर काम आता है। तो नोटा ऐसा पावर है जो हमारे देश के लोग, मैं तो सिर्फ मुमरा नहीं बोलूंगी, देश के लोग ही इस पावर से अनजान है। अगर समझ जाए नोटा के पावर को तो फिर ये जो सरकार है जिनसे हम परेशान हैं, ये हमारे सर पे मुसल्लत नहीं की जाएगी। नोटा का मतलब ये नहीं है कि तुम वोट मत दो, जो लोग वोट नहीं देते वो वोट वेस्ट होते। नोटा का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है दूसरा, अभी जैसे आप देखो, मैंने जो नोटा की लहर एक चलाई थी कैंपेन में, उसमें ये कहा गया था कि जहां आपको पतंग नहीं दिखे वहां आप नोटा पे वोट दे। इस बार मुमरा में नोटा का काउंट आया है 11,500-12 हजार कुछ। अब 11,500-12 हजार लोगों को दूसरे कैंडिडेट से बेहतर नोटा लगा। ये मेरा मिशन था कि जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं बिना काम किए, कई लोग आए जो लास्ट के 1 महीने में पैसों की गोनियां लेके आए, बोले हम फटाफट 1 महीने का काम करेंगे। क्यों? हम बेवकूफ थे जो हम 7 साल से काम कर रहे थे, वो भी जेब के पैसे लगा के। तो हम ऐसे कैंडिडेट्स को जीतने क्यों दे? ये मेरे अंदर की फीलिंग है और सही फीलिंग है। अगर आप मेहनत करते हो, आप हक पे हो, आवाम आपके साथ है, तो फिर आप हक की बात रख सकते हो। तो नोटा हक का एक ऐसा पावर था जो मेरे हाथ में था उस वक्त पे, इसीलिए मैंने नोटा का अवेयरनेस लोगों में किया। तब जाके घड़ी के कई कैंडिडेट है जिनको 10 वोट आए, उनकी जगह नोटा को 15 वोट आए। किधर उनको 5 वोट आए तो नोटा को 20 वोट आए। तो जलील हुए ना, वो ये जिल्लत है कि नोटा को लोगों ने ज्यादा वोट दिया, तुम्हारे ऊपर बड़ा हुआ नोटा को मिला। तो ऐसे जो है सत्ता पलटने का पावर नोटा में है। नोटा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वोट वेस्ट हो रहा है। जब वोट नहीं देते हो तब वोट वेस्ट होता है, जब नोटा पे देते हो तो वो गलत कैंडिडेट को उसकी औकात पता चलती है। इसके अलावा दूसरा ये सवाल है कि क्या आने वाले समय में आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से MIM को बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से 125 जिक्र हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में वो चुनकर आए, तो क्या जो अब तक समझा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है हमेशा कांग्रेस, NCP, समाजवादी पार्टी इनके साथ ही खड़ा रहा है, तो क्या अब MIM एक बहुत सशक्त एक अल्टरनेट खड़ा हो गया है अभी? देखिए, फिर आप एक समाज पे लिमिट करके ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि हमारी पार्टी में अभी आपने देखा रहेगा, एक नॉन मुस्लिम बच्ची को भी टिकट दी थी MIM ने। इम्तियाज जलील सर ने एक भगवा कलर पहने हुए पंडित को उस दिन हमारा स्कार्फ पहनाया MIM का, उनको हरा स्कार्फ पहनने में प्रॉब्लम नहीं हुई। ये प्यार है, ये असली हिंदुस्तान यही है। पार्टी आप सिर्फ कम्युनल और एक कम्युनिटी को लेकर के बात करेंगे तो ये राइट नहीं है, क्योंकि इंडिया का संविधान ही ये बात हमको नहीं सिखाता और बताता है। तो इसीलिए दूसरी पार्टीज जो है, जैसे आपने अभी मेंशन किया कांग्रेस, NCP, इसको हमेशा मुसलमानों का समर्थन रहा है। आज भी हमारे कई मुस्लिम भाई बहन हैं जो उस पार्टियों में है, उनके साथ शायद अब तक कुछ गलत नहीं हुआ होगा, इसीलिए उनका समर्थन अब तक उन लोगों के साथ है। और मैं दुआ करती हूँ कि गलत ना हो आप लोगों के साथ, लेकिन अगर होता है तो MIM पार्टी का दरवाजा सबके लिए खुला है। आइए, दावत है पूरे इंडिया को और सभी यूथ को, नौजवानों को, रिलीजन देखकर काम मत करो। हम हिंदू के साथ भी काम करते हैं, हम क्रिश्चियन के साथ भी करते हैं, पंजाबी के साथ भी करते हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। हिंदू मुसलमान मिलकर जहाँ रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये MIM पार्टी का जो एक लोगों के दिमाग में फॉल्स नैरेटिव और नजरिया डाला गया है कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करती है, प्लीज जाकर तेलंगाना में इनके डेवलपमेंट देखिए और ये देखिए कि कौन से कास्ट और कम्युनिटी के लोग उन डेवलपमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं। अब सवाल ये भी कि शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है
राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी जिसका उनका चिन्ह है, इसका आप लोग क्या भविष्य देखते हैं? आप लोग उसमें काम कर चुके हैं तो, क्योंकि सुप्रिया सुले जिनके हाथ में लगभग कमान है पूरे पार्टी की, आप लोग की बात उन तक पहुंची नहीं जब आप लोग की टिकट काटे जा रहे थे? नहीं, जब उन तक पहुंचना दूर की बात है। सैयद अली भाई साहब जो हमारे इधर के मेन है, जो जैसे मेरे वालिद साहब ने अभी उनका नाम मेंशन किया, यहाँ के पार्टी के लोगों के साथ डिस्कशन नहीं किया गया। जब पार्टी की टिकट्स आप बांटते हो तो आप पार्टी लेवल पे लोगों से बात करते हो, राय मशवरा करते हो और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। बट इनके डिसीजन उनसे लिए गए जिन्होंने मुमरा के मेजोरिटी रिजर्वेशन खा लिए, तो रिजर्वेशन खा लिए तो कमीशन भी खाए होंगे, तो इसीलिए मजबूरी में दबाव में उनको उनकी डिसीजन सुन के डिसीजन देने पड़े। तो वो लाए थे सुप्रिया मैम को मुमरा में। बट नगर सेवक इलेक्शन में ये कॉमेडी हो गई। नगर सेवक इलेक्शन में एमपी को लाना पड़ा, कितनी बड़ी बात है। हम तो खुद ही लड़े हमारी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी नहीं बांटने पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एक चेंज है ना, बदलाव, ये मुमरा वाले समझ गए। तो अल्लाह ने सबकी जबान में ताकत ऐसी दी है, अगर हम उसका सही जगह पे सही वक्त पर सही इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अब तक जो हम जिन पार्टियों की बात करें जो उनके साथ जाता था, क्या उनसे वो अभी हट रहा है? क्या उनसे कटकर एक नया अल्टरनेट वो ढूंढ रहा है, फिर एमआईएम हो या कोई और? क्योंकि हमने खासकर हम मालेगांव की बात कर लें, बिल्कुल कुछ दिनों पहले खड़ी हुई एक पार्टी संगठन वहाँ का स्थानिक, वहाँ पे बड़े मेजोरिटी में वहाँ पे सब जीत कर आए, सब मुस्लिम कैंडिडेट्स। बिल्कुल ढूंढ रहा है वो। आप उसका जवाब दीजिए जी, क्या वापस क्वेश्चन? सवाल ये था कि जो अब तक जो पार्टी रही है कांग्रेस है, इनके साथ मुस्लिम खड़ा रहा, क्या अब वो एक नया अल्टरनेट ढूंढ रहा है? नया अल्टरनेट ढूंढ रहा है, फिर जो एमआईएम हो या कोई और संगठन भी हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा कि मालेगांव नगर निगम चुनाव में बिल्कुल स्थानिक लेवल पे एक पार्टी खड़ी हुई और सारे मुस्लिम कैंडिडेट रहे और सब जीत कर आए वहां पे। जी, ढूंढ रहे हैं और एक्चुअली समर्थन देना भी चाह रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा कुछ महीनों पहले, अगर आपको याद रहेगा, वक्फ का निकला था। वक्फ बिल के ऊपर जो हुआ था इंडिया में, वक्फ के बारे में कौन से मुसलमान को नॉलेज थी? किसको पता था वक्फ क्या है? नहीं पता था। किससे पता चला? जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में वक्फ पे आवाज उठाई, तब जाके वक्फ का मुद्दा फुल एकदम हाइप में आ गया इंडिया में कि शिट, वक्फ की जमीनों को खाया जाएगा, वक्फ के ऊपर हमारे आवाज उठाई जाएगी। तब पूरे मुसलमान एक्टिव हुए थे। तो ये जो एक चीज है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे हक में कोई आवाज अगर उठा रहा है तो वो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की आवाज दबाने बैठे। हम दूसरों को भी, उनके लिए भी आवाज उठाने तैयार है। हमारे पास हिंदू भी आता है हेल्प के लिए, मुसलमान भी आता है, तो हम हिंदू को भगा नहीं देते बोल के कि नहीं तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। हमारी एमआईएम सिर्फ मुसलमान लोगों की हेल्प करती है। हम सबकी हेल्प करने में बिलीव रखते हैं, हम इंसानियत में बिलीव रखते हैं, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, नया अल्टरनेट ढूंढ रहा है मुस्लिम आज? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी ये एनसीपी जब 2 हो गई गुट, तो एपी अजीत दादा पवार वाली बीजेपी को समर्थन हो गया। अब इस चुनाव में सुनने आ रहा था कि ये 20-22 तारीख को वापस से ये दोनों चाचा भतीजे एक होने वाले हैं। जब एक होंगे तो नेचुरल सी बात है कि ऑटोमेटिकली ये तुतारी भी बीजेपी को कनेक्ट हो जाएगी। तो वो जो लोग हैं जिनको सिर्फ मुसलमान नहीं, आप एक बात को याद रखिए, सही पढ़ा लिखा हिंदू, शांति चाहने वाला हिंदू, सुकून चाहने वाला मुसलमान, सुकून चाहने वाला सिख, ईसाई, सब ये चाहते हैं कि देश में शांति हो। कोई ऐसा पार्टी हो जो सबको लेके चले, करे, आवाज उठाए लोगों के लिए। अब जुल्म अगर मुसलमानों पे 10 हो रहा है तो 10 बार वो जो आवाज उठाएगा तो वो मुसलमानों की उठाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टी सिर्फ मुसलमानों की हो गई। अगर हमारे समाज के ऊपर 10 बार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, वो आवाज उठा रहे। हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर बोला जा रहा है, वो आवाज उठा रहे। मदरसों को जाके बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, वो आवाज। जब 10 जुल्म एक ही समाज पे हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी उसी समाज के बारे में बोल रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम ही पार्टी हो गए और उन्हीं का काम करेंगे। हाँ, अगर किसी और समाज पे होगा उसका भी उठाएंगे,
जब हो ही नहीं रहा है, एक ही पे हो रहा है तो एक ही का उठा रहे। अभी आप देखो कितने कैंडिडेट इसके अंदर हिंदू है, आपके पास सूची होगी ना, 125 जो जीत के आए आप उसमें देख लेना, हिंदू है बहुत सारे, वहाँ पर भी है। तो पार्टी तो इसके लिए जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, ये हो, वो देख रही है ऑल्टरनेट। और सबको सबसे अच्छा ऑल्टरनेट इस वक्त MIM असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लग रहे, पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब, कायदे से बात करते, कायदे से करते, तो लोगों को उनके अंदर ये लग रहा है कि ये आदमी हमें जो है सही राह दिखाएगा और हमारी पर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के लिए ये आवाज़ उठाएगा। उस आवाज़ के लिए इसलिए आज आप जो महाराष्ट्र में 125 की बढ़त देगी, 123% पिछले इलेक्शन से ज़्यादा, 56 सीट थी पहले महाराष्ट्र में, अभी 125 सीट होगी। तो ये जो बढ़ोतरी हो गई अचानक, तो अब तो सिर्फ 5 साल बाद फिर इलेक्शन होने, तो ये जो 125 सीट आए, मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा काम करो, करके दिखाओ अपने अपने इलाकों में कि आने वाले 5 साल के बाद के चुनावों में इसका टेबल हम सीट लेके आए इंशाल्लाह। और MIM पार्टी जो है वो अमन और शांति का पैगाम है। वो हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुसलमान साथ में हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि MIM जो है वो पीस का पैगाम है, अमन और शांति का पैगाम है। और सभी को दावत है मेरी तरफ से, आए और MIM ज्वाइन करें। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।